आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। आप सबकी डिमांड्स जो आप कमेंट्स में लिख रहे थे कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, उसके आधार पर हम आज 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। आज 6th क्लास का पहला चैप्टर जो अध्याय फर्स्ट है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पात्र दिया गया है उसका नाम है रशीदा। ये ये रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यहाँ पे ये इतिहास के बारे में बात की जा रही है कि इतिहास का कैसे पता लगाया जा सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो चलिए इसका आगे का पढ़ते हैं। कैसे पता लगे? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी किया करते थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये आपसे पूछ रहे कि जो नीचे मानचित्र दिया हुआ है उसके बारे में पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये मानचित्र दिया हुआ है आपके सामने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसे ध्यान से देख लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लग। जो ये सिंधु और सहायक नदियाँ हैं ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, ऊपर की तरफ। ये रही यहाँ पे सिंधु नदियाँ पूरी। सिंधु, सतलज, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, ये सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो भारत के उत्तर पश्चिम में होकर बहती हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
जो सिंधु और इसकी सहायक नदी के किनारे जो है वो सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। अब नेक्स्ट है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, जो भारत के उत्तर पूर्व की तरफ है। लगभग पूर्व तो नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर मध्य भाग से होती है। ये रही गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, सोन नदी जो कि हिमालय से निकलती हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? मानचित्र एक, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। जो ऊपर ये मानचित्र दिया हुआ है, ये भारत का भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं उनके नाम दिए गए हैं, जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, पर यही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। इसके बाद देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये आप सभी को पता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, जो कि 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरान के लोग और यूनान से जो लोग आए थे व्यापार के लिए या किसी और कारण से, उन्होंने इस क्षेत्र को सिंधु नदी घाटी वाले क्षेत्र को हिंदोस या इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश थे उनको इंडिया के नाम से संबोधित किया, जिससे इसका नाम इंडिया पड़ गया। अतीत के बारे में कैसे जानें।
अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाती है। जो हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकलना। जो अंग्रेजी में पांडुलिपि है उसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। जो ये पांडुलिपियाँ हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, और जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ जो भूज नामक का पेड़ पाया जाता था उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार होते थे पत्र या भोजपत्र, उन पर लिखी जाती थी। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये नीचे दिया हुआ है। ये एक ताड़पत्र से निर्मित एक पांडुलिपि का पृष्ठ है, जिसे पत्र पर पांडुलिपि लिखी हुई है, हाथ से लिखा हुआ, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भूज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये भूज पेड़ जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था उसकी छाल से तैयार भोजपत्र हैं, उस पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट पेज। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, जो कि बाहर से आक्रमणकारी आए थे हमारे देश में उन्होंने इसे नष्ट कर दी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। जो पांडुलिपि हैं, जो ये राजाओं के जीवन, धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, औषधि और विज्ञान, इसके अलावा महाकाव्य, कविता, नाटक भी हैं इनमें, जो कि संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं हमें। जबकि कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी हैं, और यहाँ के लोग आमतौर पर प्राकृत भाषा का भी प्रयोग करते थे। इन अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। अभिलेख यानी कि जो पत्थर पर लिखे हुए अभिलेख हैं, उनके बारे में ये बात की जा रही है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। जो राजा महाराजा थे, जो अपने आदेश देते थे, जो कार्य करवाते थे, उनको एक पत्थर पर उत्कीर्ण करवा दिया जाता था ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो राजा महाराजा होते थे, वो जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, जो युद्ध करते थे, उनमें जो विजय प्राप्त की जाती थी उनको भी ऐसे उत्कीर्ण करवाते थे, जिससे ये कई सालों के लिए सुरक्षित हो जाता था उनके पास। इसमें एक सवाल पूछा गया है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती थी? नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त एक मिनट, ये साइड वाला पढ़ लेते हैं हम। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, जो ये चित्र में दिया गया है, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। यह अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख है, जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी।
इसके बारे में विस्तृत अध्याय 8 चैप्टर 8 में दिया गया है। जहाँ हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। जो ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है अभिलेख, ये दो भिन्न भाषाओं में प्रयुक्त हुआ है, जो कि वहाँ की स्थानीय भाषा थी यूनानी और अरामिक। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। जो अतीत में बनाई गई वस्तुएं होती थी, जैसे अभिलेख हैं, ताम्रपत्र हैं, उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पत्थर और ईंटों से बनी इमारत के अवशेष हैं, ये अभिलेख भी आ जाएंगे। चित्र और मूर्तियों का अध्ययन भी ये करते हैं। और ये औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। यानी कि आप आम भाषा में कहे जो आप समझ सकते हो, रिसर्च करना, खोज करना एक तरीके से इनका काम होता था। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिए गए हैं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र हैं ये। इसके बाद इसी तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये चांदी का सिक्का जो पुराना है, इसी तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 साल पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे भिन्न है, ये आपको पता लगाना है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहा जाता है जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी इतिहास का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ताकि आने वाले सारे चैप्टर्स आपको मिल सकें यहाँ। धन्यवाद।